आज हम लोग फिजिक्स में अगला हमारा आर्टिकल है स्थिर विद्युत परिरक्षण, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। सभी बच्चों को समझना है इस आर्टिकल को। क्या होता है इस आर्टिकल में, मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि लास्ट क्लासेस में हम लोग क्या कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम कर रहे थे, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोगों में से हमने जो भी एप्लीकेशंस किए उनमें से कुछ फॉर्मूले बनाए, उनके ग्राफ्स बनाए, और जो भी एप्लीकेशंस किए उनमें आपको उन एप्लीकेशंस को करने का ये मकसद था, आपको ये समझाना कि आखिरकार गॉस थ्योरम की हेल्प से किस तरह से हम किसी भी प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, उसका मेथड क्या है, ये समझाना आपको मकसद था। मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे बात की थी कि गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस, आपने सारे एप्लीकेशंस पढ़ लिए ऐसा नहीं है, केवल आपको एक मेथड आ गया है, अब एक तरीका आ गया है कि अगर आप कभी भी गॉस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का प्रयास करते हैं, कभी कोशिश करते हैं, तो आप किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। केवल एक ही मेथड आपको आ गया है, और इस पर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे आपसे। आज हम लोग एक और छोटा सा आर्टिकल है हमारा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, स्थिर विद्युत परिरक्षण हिंदी में इसको कहेंगे। मैं आपको बता दूं शील्डिंग का मतलब क्या होता है। शील्डिंग का मतलब बचाना, रक्षा करना। जैसे आपने देखा होगा हमारे जो रिलीजियस सीरियल आते हैं टेलीविज़न में, उन रिलीजियस सीरियल्स में कभी युद्ध वगैरह होता है तो आप सभी बच्चों ने देखा होगा, उसमें एक तरफ से धनुष बाण से तीर चलाई जाती हैं और दूसरी तरफ जो खड़े सैनिक होते हैं वो अपने आप की रक्षा कर रहे होते हैं। कैसे रक्षा करते हैं याद कीजिए थोड़ा सा। एक हाथ में भाला पकड़ते हैं और एक हाथ में ऐसा कुछ बड़ा सा, ये बहुत बड़ी सी मतलब सीट जैसे लिए रहते हैं। तो जब कहीं से तीर आता है तो वो शीट आगे लगा देते हैं उसको। शीट आगे लगाने से क्या होता है, वो तीर आने से रोकते नहीं है। देखिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया चीज बता रहा हूं कि उस शीट को आगे लगा देने से उनकी ओर आने वाले तीर रुकते नहीं हैं, वो परमानेंटली आते रहते हैं। लेकिन वो शील्ड को लगा देने से, उसको शील्ड बोलते हैं, तो वो शील्ड को लगा देने से उनकी ओर जो एरो आ रहा होता है, उनकी ओर जो बाण आ रहा होता है, जो तीर आ रहा होता है, उसका वो रास्ता बदल देते हैं। ऐसे शील्ड लगाया, यहां से एक तीर आया ऐसे और ऐसे निकल के चला गया, ऐसे आया ऐसे निकल के चला गया, ऐसे आया ऊपर से चला गया। इस तरीके से वो सैनिक शील्ड को लगा करके अपनी रक्षा करता है। बट याद रखें, जिसने भी तीर चलाया वो उसको रोकता नहीं है कि तीर उसके तरफ आता रहता है, वो सिर्फ तीर का रास्ता बदल देता है, वो तीर आने से रोक नहीं सकता। एक तो ये, एक और एग्जाम्पल आप देखिए, मैं एक और एग्जाम्पल की मदद से आपको बताता हूं, आप उसको भी समझने का प्रयास करें कि कहीं पर भी अगर बरसात हो रही है जैसे, और आप अपनी कोई चीज है या खुद अपने आप को ही बरसात से बचाना चाहते हैं, शील्ड करना चाहते हैं, बरसात में आप ना भीगे, आप अपनी रक्षा करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं। बड़ा सिंपल सा हमारे पास मेथड होता है। हम एक अम्ब्रेला हमारे पास होता है, उस अम्ब्रेला को हम यूज करते हैं ऐसे, और यहां बादलों से ऐसे बारिश आ रही होती है। तो आप देखें, जब आप अम्ब्रेला यूज करते हैं, छाता लगा लेते हैं, तो आप बताइए क्या छाता लगा लेने से आप बारिश को रोक देते हैं? आप बारिश नहीं रोक सकते। जैसे वो सैनिक तीर रोक नहीं सकता था, लेकिन अपनी ओर आने वाले तीर का रास्ता जरूर बदल देता था, ऐसे ही इन बादलों से आने वाली जो बारिश है, जो रैन है, इस रैन का हम लोग, रैन को तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो इसका रास्ता जरूर बदल सकते हैं। कैसे? जैसे ही हम छाता लगाएंगे, यहां पर आप ऐसे यहां पर हैं,
जैसे ही आप यहां पर छाता लगाएंगे, ये बारिश का जो वाटर होगा ये ऐसे जमीन में गिर जाएगा, ये ऐसे जमीन में गिर जाएगा वाटर जो रहेगा आपका। तो जो भी वाटर आएगा, आपने क्या देखा बेटा कि हम बारिश को रोकते नहीं हैं, हम बस उस बारिश से आने वाले पानी का रास्ता चेंज कर देते हैं और हम अपने आप को, या इतना जो भी एरिया है हमारे पास, इतनी जो भी जगह है हमारे पास, उसको हम शील्ड कर लेते हैं, बचा लेते हैं। तो इस पूरी जगह पर अम्ब्रेला के नीचे जो भी आपकी जगह है वो आपकी क्या हो गई, शील्डिंग हो गई, उस जगह की परिरक्षण हो गया, क्योंकि बारिश हो रही है लेकिन वो जगह हमारी सेफ बची हुई है। तो इसको हम बोलते हैं परिरक्षण या शील्ड करना। तो बारिश से हमने शील्ड कर लिया। मैंने दो एग्जाम्पल देखे बेटा, आपको बताए हैं। एक एग्जाम्पल मैंने पहले बताया सैनिक वाला, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो पहला सवाल, क्या नहीं करते हैं? आंसर है हमारी ओर आने वाले तीर को हम रोक नहीं सकते, आसमान से आने वाली बारिश को हम रोकते नहीं हैं। तो क्या करते हैं? आंसर है हमारी ओर आने वाले तीर का हम रास्ता बदल देते हैं। दूसरी चीज, हमारी ओर आने वाली बारिश का भी हम रास्ता बदल देते हैं। सेम और इस तरीके से यहां जो जगह होती है या शील्ड के पीछे जो सैनिक के पास जगह होती है उसको वो शील्ड कर लेता है तीरों से, एरोज से, बाण से। और यहां पर जो जगह होती है इसको हम शील्ड कर लेते हैं वाटर से, रेन से। यही काम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में भी कुछ करना पड़ता है मुझे। कैसे, मैं आपको बताऊं। कभी कभी होता क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी इस डिवाइस को बाह्य वैद्युत क्षेत्र प्रभावित मत करे। हम चाहते हैं कि हमारे किसी उपकरण को बाह्य वैद्युत क्षेत्र अफेक्ट ना करे। जैसे हमारे मोबाइल फोन्स हैं, हमारे लैपटॉप्स हैं, हमारे डाटा है, हम चाहते हैं कि उसको कोई भी बाह्य वैद्युत क्षेत्र प्रभावित ना करे, हम ये चाहते हैं। तो हम उससे कैसे बचाएंगे? अब देखिए जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। जैसे यहां पर बारिश, वैसे ही वहां पर कौन, वैद्युत क्षेत्र। और हम चाहते हैं वैद्युत बल रेखाएं, और हम चाहते हैं कि उस वैद्युत क्षेत्र से हम अपनी उस डिवाइस को बचाएं। तो मैं फिर से आपको बता दूं, कभी कभी कोई डिवाइस, कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे पास ऐसा होता है जिसको हम चाहते हैं कि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको वैद्युत क्षेत्र प्रभावित मत करे, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट ना करे, हम ये चाहते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसका काम करेगा? रेन का। और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो हम होंगे, या वो एरिया होगा, वो जगह होगी जहां पर हम चाहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र ना पहुंचे। हम उस अपनी डिवाइस को, उस इंस्ट्रूमेंट को वैद्युत क्षेत्र से शील्ड करना चाहते हैं और वैद्युत क्षेत्र से बचा के रखना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा तो उसको इफेक्ट करेगा, और इफेक्ट करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ जाएगा, और जो भी वर्क हम उस पर कर रहे होंगे वो शायद प्रिसाइजली हम नहीं कर पाएंगे, अच्छे ढंग से हम उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो हम अपनी उस डिवाइस को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना चाहते हैं। कैसे करेंगे ये काम? जो भी ये काम हम कर लेंगे तो हम कहेंगे कि हमने क्या कर लिया है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कर ली है, स्थिर विद्युत परिरक्षण कर लिया, और हमने अपनी डिवाइस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा लिया है, शील्ड कर लिया है। तो देखते हैं कैसे कर लेंगे। इसका एक तरीका तो बेटा आप एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में भी पढ़ चुके हैं। आपको हमने बताया बेटा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो गॉस थ्योरम में आप क्या कर चुके हैं मैं आपको बता देता हूं। गॉस थ्योरम में आप ये कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा फिगर की हेल्प से आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए कि यहां पर एक प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट, और उससे कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरी प्लेट है जिसको हमने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। सो दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। अब बेटा आप सभी इतना जानते हैं कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है,
तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी। विद्युत बल रेखाएं, आपने इनका फॉर्मेशन भी पढ़ा है, इनका कंस्ट्रक्शन भी पढ़ा है कि इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। अब अगर यहां पर बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप देख भी रहे हैं, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक गोलीय कोश रख देता हूं, गोलीय कोश याद करिए बेटा, गोलीय कोश वो होता है जो गोले के आकार का होगा लेकिन अंदर से खोखला होगा, जैसा कि फुटबॉल, जैसा कि आपको मैंने ग्लोब दिखाया था, तो अंदर से खोखला है तो वो स्फेरिकल शेल गोलीय कोश का काम कर सकता है। अब ऐसी सिचुएशन पे आप थोड़ा यहां ध्यान से देखिए क्या होता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड था पहले, लेकिन जैसे ही आप ये स्फेरिकल शेल इस पे रखेंगे, ये गोलीय कोश आप यहां रखेंगे, तो आप जानते हैं गॉस थ्योरम। देखिए इस बात को हम दो तीन तरह से बेटा समझ सकते हैं, जिस तरह से भी आपको समझ में आ जाए वो सबसे अच्छा मेथड होगा। आप देखिए पहला मेथड तो ये कि यहां बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने यहां पर ये क्या रख दिया है, हमने यहां पर रख दिया है एक स्फेरिकल शेल, जिसे हम गोलीय कोश कहते हैं, स्फेरिकल शेल। गोलीय कोश, और ये मेटल का बना होगा, धातु का बना होगा, धातु का। तो पहला तो गॉस थ्योरम ही आपको बताती है कि अगर कहीं पर भी बाह्य वैद्युत क्षेत्र है और वहां पर आपने एक गोलीय कोश रख दिया है, वहां पर आपने एक स्फेरिकल शेल रख दिया हुआ है, तो उसके अंदर जो नेट चार्ज होता है, क्योंकि इसके अंदर नेट चार्ज 0 होता है, देयरफॉर उसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होता है, 0 होता है। तो आप देखें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था यहां पर, उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक स्फेरिकल शेल रखा, गोलीय कोश रखा, धातु का बना हुआ, तो उसके अंदर नेट चार्ज कैसा है, 0। नेट चार्ज 0 होने की वजह से उसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, 0। अब हमने क्या देखा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां भी है, यहां सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट इनसाइड द स्फेरिकल शेल देयर इज नो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यह हुआ, और क्यों नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, क्योंकि अंदर का नेट चार्ज 0 है, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में हमने यही सीखा, गॉस थ्योरम में हमने सीखा कि स्फेरिकल शेल के अंदर अगर नेट चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, 0 होगा। अब आप अपनी उस डिवाइस को, आप अपने इस इंस्ट्रूमेंट को, जिसे आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना चाहते थे, शील्ड करना चाहते थे, आप बेशक इस जगह पर रखिए। आप यहां पर कहीं पर भी अपने इस डिवाइस को रख के ऑपरेट करेंगे, चलाएंगे, आप देखेंगे कि यहां पर उस पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र अपना कोई भी प्रभाव नहीं डाल रहा है। क्यों नहीं डाल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां है ही नहीं, इसलिए कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। एक तो ये मेथड है हमारा। दूसरा मेथड और भी देखिए, मैं उस दूसरे मेथड से भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने आपको बताया कि 2-3 तरह से मैं आपको इसे बताऊंगा, आपको जैसे अच्छे से समझ आ जाए वो आप तरीका यूज करिए। एक और मेथड, अगेन we are using here 2 plates in which the first plate is positively charged, सेकेंड जो प्लेट हमारी यहां पर है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बना दी। It means between these 2 plates there is a lot of electric field here. अब यहां पर बहुत सारा वैद्युत क्षेत्र है। ओके, हमने क्या किया, फिर से हमने इसके भीतर एक गोलीय कोश रखा। मैंने आपको बताया कि मैं इसे एक ही चीज को
आपको दो तीन तरह से समझाना चाहता हूं, आप ध्यान से देखें। यहां पर मैंने कैसे समझाया, गॉस लॉ को बताया, जो हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है कि एक शेल के भीतर नेट चार्ज 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, 0। इसके लिए मैंने ज्यादा मशक्कत नहीं की, डायरेक्टली आपको गॉस थ्योरम में जो कुछ मैंने सॉल्व किया था बस उसी से आपको बता दिया है हमने। अब एक और तरीका देखिए, आप ये सोच सकते हैं कि सर इसके भीतर नेट चार्ज कैसे 0 है, कैसे इसके भीतर नेट चार्ज 0 है, तो उसको मैं आपको बता रहा हूं, और ये एक दूसरा मेथड है, आप इसको अच्छे से देखें। ये हमने वही गोलीय कोश बना लिया फिर से, तो ये हमने क्या बनाया है, ये मेटल का बना हुआ है, मेटेलिक स्फेरिकल शेल, धातु का बना हुआ गोलीय कोश है ये। ओके, आप ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, बेटा यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये मेटल की प्लेट बनी है, मेटल का स्फीयर बना हुआ है, पूरा गोला फुटबॉल जैसे बना हुआ है। जब यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से मेटल की सरफेस पर ड्यू टू इंडक्शन, प्रेरण की वजह से, नेगेटिव चार्ज यहां पर इसकी बाहरी सरफेस पर आ जाएगा। आप ध्यान से देखें, बाहरी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इधर नेगेटिव की वजह से इसकी बाहरी सरफेस पर इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरह से। अब आप ध्यान से देखें, इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इंडक्शन हुआ, कौन सा फिनोमिना यहां पर यूज हुआ, हमने जो फिनोमिना यहां पर यूज हुआ उसको नोट कर देते हैं, इंडक्शन। कौन सी घटना यहां पर यूज हो रही है, प्रेरण। प्रेरण द्वारा इस प्लेट के पॉजिटिव की वजह से इसकी बाहरी सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और प्रेरण की वजह से, इस नेगेटिव प्लेट की वजह से इसकी बाहरी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ध्यान से देखें, क्या कोई चार्ज इसके अंदर है, तो आंसर है इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। जो भी चार्ज है आप देखें कहां पर है बेटा, जो भी चार्ज है आपको इसकी सरफेस पर मिलेगा। एक बार फिर से इसके भीतर का चार्ज कैसा है, 0, आप देख रहे हैं, इनसाइड नेट चार्ज, इनसाइड नेट चार्ज इज 0, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। और आपने देखा किस वजह से नेट चार्ज अंदर का 0 है, जो भी चार्ज है इस प्लस की वजह से, प्रेरण के कारण इसकी बाहरी सतह पर इधर नेगेटिव आ गया, इस नेगेटिव की वजह से इसकी बाहरी सतह पर यहां पॉजिटिव आ गया, और क्योंकि इसके लिए ये बाउंड चार्जेस हैं, इसके लिए ये भी बाउंड चार्जेस हैं, तो ये एक देखिए है एक ही सतह पर लेकिन एक दूसरे से आपस में मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप सोचें कि सर ये तो कंडक्टिंग मटेरियल है, तो ये माइनस जाके इस प्लस से, ये माइनस इस प्लस से, ऐसा एक दूसरे से चल के चले जाएंगे और मिल जाएंगे जाके, तो बेटा आंसर है ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज दीज आर द बाउंड चार्जेस। और अगर ये बाउंड चार्जेस हैं तो ये यहां से चल के इधर नहीं जा सकते, और इस नेगेटिव की ये भी बाउंड चार्जेस हैं तो ये भी चल के इनके पास नहीं आ सकते। आपको याद होगा प्रेरण की घटना बताई गई थी इस रिलेशन में आपको, और प्रेरण की घटना में दो प्रकार के चार्जेस, एक बाउंड चार्जेस होते थे और दूसरे फ्री चार्जेस होते थे। तो ये बाउंड चार्जेस हैं और ये चल के एक दूसरे के पास नहीं जा पाएंगे, तो ये आपस में नहीं मिलेंगे। आप ये सोच सकते हैं कि सर अगर यहां नेगेटिव आया है तो इसके दूसरी तरफ यहां पॉजिटिव भी आया होगा अंदर साइड में, और इसके दूसरी तरफ माइनस आए होंगे। हाँ, यहां पर पॉजिटिव आया होगा, यहां पर नेगेटिव आया होगा प्रेरण की वजह से। लेकिन ध्यान से देखें बेटा, बाउंड चार्जेस ये वाले हैं, बाउंड चार्जेस ये वाले हैं, लेकिन ये वाले और ये वाले चार्जेस तो कैसे हैं, फ्री चार्जेस है ना। और अगर बेटा ये फ्री चार्जेस हैं और ये काहे का बना हुआ है, धातु का बना हुआ है, तो ये चार्जेस
तो इनके पास तो चलने की स्वतंत्रता है, इनके पास तो मूव करने का फ्रीडम है। इधर का पॉजिटिव चार्ज अंदर वाला इधर के अंदर वाले नेगेटिव चार्ज से चलकर आपस में डिफ्यूज हो जाता है, आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए यहां कोई चार्ज नहीं रहता अंदर। मैं आपको बता दूं कि प्रेरण की वजह से आप ये सोच सकते हैं कि अगर इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव आया है तो इसकी वजह से यहां पॉजिटिव आएगा अंदर और इसकी वजह से यहां नेगेटिव आएगा, बेशक आएगा, बट दे आर फ्री चार्जेस, तो ये चल सकते हैं। और ये जो स्फेरिकल शेल है वो मेटल की बनी हुई है, ये इसको चलने के लिए चार्जेस को चलने के लिए अलाउ करेगी, तो अंदर वाले चार्जेस सब चल के एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, उदासीन कर देंगे एक दूसरे को, तो अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। सो इनसाइड नेट चार्ज इज जीरो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अगेन वी हैव फाउंड स्पेस, हमने एक फिर से जगह पा ली है, इस जगह पर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और जाकर इस जगह पर अपनी वो डिवाइस रखेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट रखेंगे जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना चाहते हैं। तो आप देखें यहां पर उस इंस्ट्रूमेंट को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह हमारा दूसरा मेथड था समझने का। पहले मेथड में हमने किसको बता दिया था कि गॉस थ्योरम में शेल वाला आर्टिकल देखिए, उसके अंदर नेट चार्ज जीरो होता है। दूसरे मेथड में हमने कैसे बताया आपको, इंडक्शन का फिनोमेना यूज करके बताया। अब इसका जरा एक तीसरा मेथड भी आप समझ लें, जो मेथड आपको समझ में आ जाए वही बेस्ट है। फिर से मैंने ये माना कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है, यहां पर दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। यहां पर भी ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट, और यहां पर ये निगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। निगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है तो यहां निगेटिव चार्जेस रहेंगे, यहां निगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। सो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। अब फिर से मैं इसके भीतर ऐसा ही कोई खोखला मेटेलिक, आप चाहें तो यहां पर आप कोई मेटेलिक ब्लॉक रख सकते हैं, उसको रख के भी समझ सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हर बार खोखला गोला ही आप रखें। मेटल का बना हुआ कोई भी खोखला बॉक्स आप यहां पर यूज कर सकते हैं। आप देखिए यहां पर ये मैंने एक खोखला बॉक्स यूज किया जो अंदर से खोखला होगा, ऐसा। इसमें क्या होगा, फिर से आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये प्लेट्स की वजह से इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से था। सभी बच्चे गौर से देखें, ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस जगह पर था जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर थी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यही डायरेक्शन है इसकी, ओके। ये है पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स की वजह से। जरा गौर से देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाह्य वैद्युत क्षेत्र। अब होगा क्या, जरा गौर से देखें, इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इसकी बाहरी सतह पर प्रेरण के कारण नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, इसकी बाहरी सतह पर प्रेरण के कारण पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। इनको मैं यहां बना लेता हूं, जरा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी बनाइए, मैं अपनी जगह के अकॉर्डिंग यहां इसको बना लेता हूं। तो इस प्लस प्लेट की वजह से प्रेरण की घटना होगी
और प्लस माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहां आउटर सरफेस पर इधर साइड में नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, यहां इसकी आउटर सरफेस पे राइट साइड में पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। रही बात कि ये तो हो गए बाउंड चार्जेस दोनों साइड के, इसके इधर साइड अंदर साइड इधर पॉजिटिव आएंगे और इधर अंदर साइड नेगेटिव आएंगे, वो फिर से एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे जैसा यहां पर हुआ था, क्योंकि वो चार्जेस कैसे होंगे, फ्री चार्जेस होंगे। अब ये चार्ज आया, ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज है तो बेटा हमने तो पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा लेफ्ट टू राइट है, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट है। लेकिन इस ब्लॉक के अंदर देखें, ये हमने क्या लिया हुआ है, ये हमने इस बार ले लिया है मेटेलिक हॉलो ब्लॉक ले लिया है मैंने, मेटेलिक हॉलो ब्लॉक, एक खोखला गुटका यहां पर मैंने ले लिया है। अब इसमें देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, इसके इस सिरे पर पॉजिटिव, और पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इसमें, पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आ जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कहीं नहीं है। आप देखें बेटा, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये वाला एरो जिसका लगाया एक्सटर्नल, ये बाहर भी है, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था। लेकिन पॉजिटिव टू नेगेटिव ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कहीं नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल। अब आप देखें कि यहां पर ब्लॉक के अंदर की मैं केवल बात करता हूं, इनसाइड द ब्लॉक एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल ऐसे, उसी जगह पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल ऐसे, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, उसी जगह पर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और इंटरनल ऐसे। आप देखें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर अपोजिट टू ईच अदर, सो दे विल कैंसिल ईच अदर, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और अगर बेटा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल will cancel each other inside the block। ब्लॉक के भीतर बाह्य वैद्युत क्षेत्र और आंतरिक वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, इसलिए ब्लॉक के भीतर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा। Therefore there will be no electric field, there will be no electric field inside, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, मीन्स इनसाइड द ब्लॉक इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। और फिर से एक बार आपने देखा कि ब्लॉक के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, जीरो। अब आप फिर से अपने उस डिवाइस को, अपने उस इंस्ट्रूमेंट को जिसे आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से सेव करना चाहते हैं, शील्ड करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, आप जाइए और इस ब्लॉक के अंदर रख दीजिए। जैसे ही आप ब्लॉक के अंदर रख देंगे, आपने देखा कि यहां पर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और आपकी वो डिवाइस, आपको वो इंस्ट्रूमेंट बाह्य विद्युत क्षेत्र से फिर से सेफ है, फिर से शील्ड हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि हमने अपनी जो डिवाइस है उसको जैसे ही इसके अंदर रखेंगे, उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कोई अपना इफेक्ट नहीं डालेगा, तो हम बोलेंगे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से अपनी इस डिवाइस को शील्ड कर लिया है, हमने बचा लिया। तो देखिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनने से नहीं रोका, जैसे हम बारिश नहीं रोक पाते थे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को हमने नहीं रोका, हमने उस पोर्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल दी, तरीका बदल दिया उसका।
आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्लस से माइनस में जाके, प्लस से फील्ड लाइन स्टार्ट हुई, माइनस में टर्मिनेट हो गई, प्लस से स्टार्ट हुई, माइनस में टर्मिनेट हो गई, प्लस से स्टार्ट हुई, माइनस में टर्मिनेट हो गई। ऐसे यहां पर प्लस से स्टार्ट हुई, माइनस पे टर्मिनेट हो गई, प्लस से स्टार्ट हुई, माइनस पे टर्मिनेट हो गई, प्लस से स्टार्ट हुई, माइनस में टर्मिनेट हो गई। इसका मतलब अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है ना, इसलिए इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द होलो ब्लॉक इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो ये हमारे पास कुछ मेथड है जिनकी मदद से हमने देखा कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई खोखला स्फीयरिकल मेटेलिक गोली कोश रख देते हैं, या हम मेटल का बना हुआ किसी भी आकार का रख दें, कोई भी उसका शेप हो, कोई भी उसका साइज हो, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसको धातु का बना होना चाहिए और अंदर से खोखला रहना चाहिए, तभी तो आप उसके भीतर अपनी डिवाइस रखोगे। तो अगर ऐसा आप कर देते हैं तो आपको, अगर देख रहे हैं तीनों हालात में इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर का कैसा है, जीरो है। आपको जैसे समझ में आए आप वैसे समझ लीजिए, आपको ऐसे समझ में आए तो ये भी सबसे अच्छा है, आपको ऐसे समझ में आए तो ये भी अच्छा है, आपको ऐसे समझ में आ जाए तो वो भी अच्छा है। एक मैंने तरीका क्या बताया कि प्लस से फील्ड लाइन स्टार्ट होती है, माइनस पे समाप्त हो जाती है, इसके बाद नहीं होती। हमने फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक में आपको बताए थे, प्लस से शुरू हुई, माइनस पे खत्म, प्लस से शुरू, माइनस पे खत्म, प्लस से स्टार्ट, माइनस पे खत्म, प्लस से स्टार्ट, माइनस पे खत्म, प्लस से स्टार्ट, माइनस पे खत्म। तो यहां तो कोई फील्ड लाइन नहीं आई ना, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, जीरो। या आप ऐसे समझ लो एक्सटर्नल इंटरनल वाला मेथड, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहा। और इस तरह से हमने अपनी डिवाइस अगर यहां रखी तो हमने अपनी डिवाइस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड कर लिया है, और इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, स्थिर वैद्युत परिरक्षण। तो हम चाहें तो इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं, क्या कि यदि धातु का कोई खोखला गोला या कोई खोखला गुटका जो कि चारों तरफ से बंद हो, उसे बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो समस्त आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सदैव जीरो बना रहता है। इसी घटना को बोला जाता है स्थिर विद्युत परिरक्षण। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत परिरक्षण। अच्छा, अब आपने ये समझ लिया है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। आप चाहें तो बड़ा छोटा सा पॉइंट है, इसे आप नोट कर सकते हैं। हम इसको नोट कर देते हैं। यदि किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र जो कि चाहे जिस तरह का हो, में यदि किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र जो कि चाहे जिस तरह का हो में यदि कोई धातु का बना हुआ खोखला, ध्यान रखें धातु का बना हुआ खोखला गोला या कोई अन्य आकृति जो कि खोखली ही है, को रख देते हैं, तो उस पर समस्त आवेश
बाह्य पृष्ठ पर ही वितरित हो जाता है। अंदर नेट आवेश शून्य ही रहता है, जिसके कारण उस कोश के भीतर जिसके कारण उस कोश के भीतर नेट विद्युत क्षेत्र ई शून्य रहता है। तब हम यह कहते हैं कि हमने कोश के भीतर स्थिर विद्युत परिरक्षण स्थिर विद्युत परिरक्षण कर लिया है। या कोश के भीतर स्थिर विद्युत परिरक्षण हो गया है। आप फिर से एक बार देख लें, यदि किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र जो कि चाहे जिस तरह का हो में यदि कोई धातु का बना हुआ खोखला गोला या कोई अन्य आकृति जो कि खोखली ही है को रख देते हैं तो उस पर समस्त आवेश बाह्य पृष्ठ पर ही वितरित हो जाता है। अंदर नेट आवेश शून्य ही रहता है, जिसके कारण उस कोश के भीतर नेट विद्युत क्षेत्र शून्य रहता है। तब हम यह कहते हैं कि हमने कोश के भीतर स्थिर विद्युत परिरक्षण कर लिया है, यानी कि कोश के भीतर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कर ली है। और उस कोश के भीतर आप कोई भी अपनी डिवाइस रखिए, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एक छोटी सी चीज और मैं आपको थोड़ा सा यहां बताना चाहता हूं, आप ध्यान से देखिए, इसे जरूर आप नोट कर लें। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। मैं दो फिनोमिना यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं, दोनों को कंपेयर करेंगे हम। और देखिए, सपोज कीजिए कि ये हमारे पास धातु का एक खोखला गोला है और ये भी हमारे पास धातु का खोखला गोला है। दोनों हमारे पास धातु के खोखले गोले हैं। ये भी हमारे पास मेटेलिक स्फेरिकल शेल है और ये भी हमारे पास मेटेलिक स्फेरिकल शेल है। धातु का बना हुआ गोलीय कोश। इस गोलीय कोश में मैंने क्या किया, इस गोलीय कोश में यहां पर हमने ऐसा एक स्टूल रखा, वुडन लकड़ी का बना हुआ, और उस लकड़ी के बने हुए स्टूल में हमने एक चार्ज रख दिया, चार्ज पार्टिकल हमने रख दिया यहां पर। ये चार्ज पार्टिकल हमने रख दिया प्लस क्यू। इसको थोड़ा सा मैं डबल लेयर का बना लेता हूं जरा। ऐसे इसको भी मैं थोड़ा सा डबल लेयर पे कर देता हूं
ताकि हमें उसको समझना इजी हो जाए। और बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको समझने की कोशिश करें। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है। ध्यान से देखें बेटा, इस पे मैंने ये क्या रखा हुआ है, ये लकड़ी का एक स्टूल रखा हुआ है, मैंने वुडन स्टूल रखा है और उस पर मैंने एक चार्ज्ड पार्टिकल रख दिया है, आवेशित कण रख दिया है, जिस पर कितना आवेश है, Q आवेश है इस पर। यहां पर भी मैंने वही किया, धातु का बना हुआ स्फेरिकल शेल था, लेकिन इस पे मैंने वही चार्ज, कोई वुडन स्टूल नहीं लिया, सीधे उसकी सरफेस पर ही रख दिया, शेल की सरफेस पर। ये मैंने चार्ज्ड पार्टिकल रख दिया है, यहां पर आवेशित कण रख दिया है, चार्ज्ड पार्टिकल, इस तरह से। तो यहां पर हमने कैसे रखा, ये वुडन स्टूल के ऊपर चार्ज पार्टिकल रखा, यहां पर सीधे इसी में चार्ज पार्टिकल रख दिया। अब आप सभी बच्चे गौर से जरा देखेंगे, समझेंगे इसको। आप देखें, ये चार्ज पार्टिकल रखा है, यहां पर जो घटना घटित होगी, जो फिनोमिना यहां पर घटित होगा, ये कौन सा फिनोमिना लगेगा? आंसर है यहां फिनोमिना लगेगा इंडक्शन, प्रेरण का फिनोमिना लगेगा। क्यों? क्योंकि ये चार्ज इससे टच नहीं कर रहा है, और जिससे टच कर रहा है वो लकड़ी का बना हुआ है, और लकड़ी में से चार्ज चल के नहीं जाता, तो टच तो नहीं कर रहा है, दूर से ही वो अपना इफेक्ट डालेगा, और दूर से जो इफेक्ट डालेगा उससे हम इंडक्शन कहते हैं। हिंदी में इसी घटना को बोला जाता है प्रेरण बोलते हैं। अब आप देखें ध्यान से, ये क्या करेगा चार्ज, ये इस स्फीयरिकल जो हमारे पास शेल है, इसके सारे नेगेटिव चार्जेस अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, सारे नेगेटिव चार्जेस अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, और जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे उनको ऐसा दूर कर देगा। अब आप मुझे बेटा बताइए, इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव में से कौन से चार्जेस बाउंड चार्जेस हैं और कौन से चार्जेस फ्री चार्जेस हैं? तो आंसर है जो नेगेटिव वाले चार्जेस हैं ये बाउंड चार्जेस हैं, और जो बाहर के ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, क्योंकि इनको प्रतिकर्षित करके दूर कर दिया गया है, तो ये फ्री चार्जेस हैं। ये प्लस क्यू था, अंदर में कैसा चार्ज आ गया, माइनस क्यू चार्ज आ गया, बाहर में कैसा चार्ज आ गया, प्लस क्यू चार्ज आ गया, क्योंकि जितना ये चार्ज होगा उतना इसने अंदर खींच लिया होगा और उतना ही रिपेल करके बाहर भेज दिया होगा। तो यहां फिनोमिना कौन सा बना, इंडक्शन। आप देखें नेट चार्ज कितना है इसका, नेट चार्ज, होल बॉडी का नेट चार्ज कितना है, जरा गौर कीजिए। प्लस क्यू यहां रखा है, माइनस क्यू यहां पर है, प्लस क्यू यहां पर है, तो प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। आप देखें व्हाट इज द नेट चार्ज, आंसर है नेट चार्ज प्लस क्यू है, और ये बिल्कुल सही भी है कि हमने इसके भीतर केवल प्लस क्यू चार्ज रखा है और कोई चार्ज नहीं रखा, नेट चार्ज प्लस क्यू है। अब बताइए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये चार्ज अंदर ही रखा हुआ है, नेट चार्ज जीरो नहीं है, इसलिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। जो अंदर की तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा वो जीरो नहीं होगा, देयर मे बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जरूर होगा। और आपने देखा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी अंदर वाली, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, ऐसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। इस तरह की इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, प्लस से माइनस की तरफ। बाहर में ये पॉजिटिव चार्ज आउटर सरफेस पे है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप बना चुके हैं बेटा, ऐसे बाहर की तरफ बिल्कुल इस तरह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। इस तरह से पॉजिटिव चार्जेस से ऐसा बाहर जाती हुई
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। ये आप पहले भी बना चुके हैं, रेडियली आउटवर्ड। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखें, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखिए मैं बेटा कहां की बात कर रहा हूं, खोखले में ये वाला जो हिस्सा होगा, बॉर्डर वाला हिस्सा, इस बॉर्डर वाले हिस्से पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो बेटा मैं बता दूं, इस बॉर्डर वाले हिस्से पर तो कोई चार्ज नहीं है ना। अगर इसके भीतर कोई चार्ज नहीं है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर भी देखी, बाहर भी देखी। फिनोमिना कौन सा लगा, प्रेरण। नेट चार्ज अभी भी होल बॉडी का कितना है, +q। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की अगर मैं बात करता हूं, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन अगर मैं इन जगहों की बात करूं, यहां की, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि हमने देखा जो भी चार्ज है या तो अंदर वाली सरफेस पर है या तो बाहर वाली सरफेस पर है। यहां अंदर में कोई चार्ज नहीं है बेटा, इसलिए यहां अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। ओके, यहां पर आइए देखिए, यहां पर क्योंकि ये चार्ज इस बॉडी को टच कर रहा है, ये चार्ज इस बॉडी को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, इसलिए यहां पर फिनोमिना कौन सा लगेगा, कौन सी घटना यहां पर काम कर रही है। क्या प्रेरण काम कर रही है या चालन काम कर रही है। तो क्योंकि टच करवा दिया है, कांटेक्ट में है, इसलिए यहां पर जो घटना काम कर रही है दैट इज कंडक्शन, जिससे हम हिंदी में बोलते हैं चालन की घटना काम कर रही है। अच्छा, अगर चलन की घटना काम कर रही है तो जैसे ही बेटा आप टच करवाएंगे, टच होने से, क्योंकि ये धातु का बना हुआ है और ये चार्ज जैसे ही टच होगा इसमें, तो ये धातु उस चार्ज को चलने के लिए अंदर से अलाउ करती है। दूसरी चीज, सारे के सारे चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो वो सब प्रतिकर्षित करके ऐसा बाहरी सतह पर आ जाएंगे। अब आप इसको समझते भी हैं, तो पूरा का पूरा चार्ज इसके बाहर आ जाएगा। बाद में इसका नेट चार्ज कैसा हो जाएगा, बाद में इस पार्टिकल के पास कोई चार्ज नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही इससे टच हुआ, प्रतिकर्षित हुआ चार्ज और इसने चलने के लिए अलाउ किया, तो सारा का सारा चार्ज चल के इसकी बाहरी सतह पर फैल जाएगा। अब इसके पास चार्ज कितना बचा, तो आंसर है इसके पास कोई चार्ज नहीं बचा। इसका चार्ज कितना हो गया, 0। और कहां गया वो चार्ज, तो वो चार्ज सब इसकी बाहरी सतह पर आकर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो पहले हमने केवल ये रखा था, अब इसका नेट चार्ज, अब इसका चार्ज कितना हो गया, 0। तो ये चार्ज कहां चला गया, ये पूरा का पूरा चार्ज आकर इसकी बाहरी सतह पर आ गया। इसलिए द नेट चार्ज ऑन होल बॉडी, अब की बात करिए, पहले की नहीं अब की बात करिए। अब इसका चार्ज कितना है, 0। अब इस बॉडी का चार्ज बाहर वाला कितना है, +q। इस तरह से नेट चार्ज कितना हो गया, q हो गया। लेकिन याद रहे कि ये वाला नेट चार्ज पूरी बॉडी का था, लेकिन कुछ ना कुछ चार्ज अंदर था। यहां पर आप कहीं भी गॉसियन सरफेस बनाते, कुछ ना कुछ नेट चार्ज इसके भीतर आपको मिलता, लेकिन यहां पर भीतर कोई चार्ज नहीं है। नेट चार्ज बॉडी का, पूरे सिस्टम का, हम यूं कहें कि पूरे सिस्टम का नेट चार्ज अभी भी क्यू है, क्योंकि क्यू आपने दिया है। लेकिन इनसाइड नेट चार्ज कितना है, अंदर की तरफ नेट चार्ज 0 है। अगर अंदर की तरफ नेट चार्ज 0 है, तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो आप याद रखें, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप होगा, ऐसा बाहर की ओर, रेडियली आउटवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप होगा। यहां पर अंदर कोई लाइन नहीं है, कोई लाइन नहीं है, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर की तरफ नहीं रहेगा। तो ये भी एक चीज बेटा आपको समझनी है। ये दो मैंने अलग अलग, देखिए फिगर दोनों बना के आपको दिखाए हैं। इसमें यहां पर चार्ज रखा था, ये लकड़ी का बनाया मैंने ताकि इससे चार्ज यहां चल के ना जा पाए।
घटना कौन सी हुई? प्रेरण। अंदर या पूरे सिस्टम का नेट चार्ज, ये नेट चार्ज कहां का है? दिस इज द नेट चार्ज ऑफ होल सिस्टम प्लस क्यू। अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ कुछ ना कुछ चार्ज है, देखिए रखा हुआ है। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? ये जो मोटाई इसकी होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि यहां कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, तो ये एक चीज बनाई मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई। अंदर वैद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस की तरफ है, बाहर वैद्युत बल रेखाएं ऐसा रेडियली आउटवर्ड है। यहां पर चार्ज को सीधे मैंने टच करा के रख दिया। घटना कौन सी घटी? कंडक्शन, चालन। पूरे सिस्टम का नेट चार्ज अभी भी जीरो है, तो ये तो सही है, हमने क्यू दिया था, क्यू है। इसके बाद अंदर का नेट चार्ज कितना है? क्योंकि जैसे ही रखोगे चालन की जैसे पूरा चार्ज बाहर आ गया, अंदर का चार्ज जीरो हो गया, तो इनसाइड नेट चार्ज इज जीरो, सो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। पूरा का पूरा चार्ज बाहर आ गया, तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया? जीरो। तो ये दो घटनाएं हैं, ये मैंने आपको कंपेयर करके दिखाया। आप इसको अच्छे से समझिए। आप देख रहे होंगे कि एक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अगर आप फिर से अपने इंस्ट्रूमेंट को या अपनी डिवाइस को इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड करना चाहते हैं, तो आप कहां पर रखेंगे उसको? बताइए मुझे। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी उस डिवाइस को इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड करूं, तो कहां आप रखेंगे उसे? आप या तो इन जगहों पर रखिए, अगर ये वाला केस है, यहां पर आप अपनी उस डिवाइस को रखिए, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और अगर ये वाला केस है, तो आप इसके भीतर यहां रख लीजिए, तो आपकी उस डिवाइस को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट नहीं करेगा। और इस तरह से आपने अपने उस इंस्ट्रूमेंट को, अपनी उस डिवाइस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्डेड कर लिया। देखिए, तो ये था हमारा पूरा जो फिनोमिना, पूरा जो लेक्चर था हमारा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पर था। और आपने देखा किस तरह से हमने अपनी डिवाइसेस को, अपने इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड कर लिया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टॉप नहीं करता हूं, रोकता नहीं हूं, बल्कि मैं उनकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, मैं उनकी दिशा बदल देता हूं, बस उनका तरीका बदल देता हूं। और कई तरीके से आपने देखा कि कौन कौन सा मेथड मैंने लगाया इसको आपको समझाने के लिए। आपको जो मेथड याद रहे वही अच्छा है। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। आगे की और भी बातें हम लोग करेंगे, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट सी हैं, पढ़ेंगे, लेकिन उनको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर पे। थैंक यू।